सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इक़्तिदार का साया जाता देखकर पीडीएम इत्तेहाद में तू तुकार बस शुरू हुआ ही चाहती है। हद तो यह है कि जिसे निगरान हुकूमत समझा और कहा जा रहा है वो निगरान नहीं बल्कि पीडीएम जमातों के मफादात की निगहबान है। ये मैं नहीं कह रहा, इसे बेशर्मी कहें या कुछ और नाम दें, मगर निगरान हुकूमत में कम हिस्सा मिलने का इकरार और तकरार पीडीएम इत्तेहादी कर रहे हैं, और वो भी लाइव प्रोग्रामों में बैठकर। पख्तूनख्वा की बात करें तो नून लीग पीपल्स पार्टी और एएनपी अपनी इत्तेहादी जेयूआई पर बरहम है। शिकायत यह है कि जेयूआई ने पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत में अपने सबसे ज़्यादा वज़ीर भर्ती किए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ ऐसी शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग से हैं। ऐसे में अगले इंतखाबात कितने शफाफ होंगे इसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। कल ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े दर्द दिल से ये फरमा रहे थे कि इन्होंने सियासत नहीं रियासत बचाई, मगर सवाल यह है कि बच कहाँ पाई, इसकी तलाश जारी है। कड़वा है मगर सच यही है कि मुल्की मईशत, सियासत और रियासत को जिस नहज पर इस हुकूमत ने पहुँचाया है वो सबके सामने है। कहते हैं कौमें अपनी तरजीहात से पहचानी जाती हैं। सितम देखिए कि हमारे हमसाये खलाओं को तस्खीर करने का मिशन भेजकर खुशियाँ मना रहे हैं और हम कर्ज मिलने पर मुबारकबादें वसूल करके हालत जश्न में हैं। और सवाल तो इस कर्ज का भी है कि क्या कर्ज से मईशत का मर्ज दूर होगा या मजीद बढ़ेगा। इसी से आगाज़ करेंगे। हमें खास तौर पर ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, हमारे सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं और सदीक जान भी मेरे साथ हैं। खुर्रम शहजाद साहब, ये फरमाइएगा, ये जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम अब फिर से शुरू हुआ है, जिसके बारे में सागदार सब कहते थे कि IMF को हमें हमारे और तरह ट्रीट करना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि नागुज़ीर है इसके साथ चलना, सोच भी नहीं सकते इसकी खिलाफ वर्जी का। ये हमारे पास कितने अरसे की एक विंडो है कि जिसमें अगर हम जो कहा जा रहा है, सागदार साहब कह रहे हैं तरक्की की तरफ हम गामजन हो गए हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समा मुझे प्रोग्राम लेने के लिए। बिल्कुल ये ऐसा है क्योंकि ये काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं हमारे हम 24वें प्रोग्राम में अब जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्रोग्राम है वो इस वक्त पाकिस्तान में लिए, ये एजाज़ हमारे पास आ चुका है। और अब जो है यहाँ से ऑनवर्ड्स को हमारे गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमने 24 प्रोग्रामों में अपने आप को ठीक नहीं किया है। इनफैक्ट 23 प्रोग्राम हैं, और अब जो है अगर हम अब भी अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो अब शायद प्रोग्राम मदद के लिए नहीं आएगा। इसके ऊपर तो ये हुआ है कि IMF ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, एक मतलब फिर सऊदी अरेबिया ने भी कर दिया है, UAE ने भी कर दिया है, चाइना ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। अब कोई जो है ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जिससे हम ये एक लेन दिया कहते ना तो बहाना बना सके, क्योंकि अब इसमें हमारी मदद नहीं, तो डिफॉल्ट होने चले गए। अच्छा की बात अब हमारे ऊपर है सबसे कि हम अपना घर कैसे ठीक करें। और मुझे एक खदशा ये है कि इस वक्त मुझे कोई स्ट्रैटेजी किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से नजर नहीं आ रही, खासकर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि किसी के पास ये हिकमत अमली हो कि 6 महीने में कैंपेन तो होगी, हर बेहतर की बात कर रहा होगा कि जी गुर्बत खत्म कर देंगे और महंगाई खत्म कर देंगे, ग्रोथ ले आएंगे और रोजगार ले आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 इश्यूज हैं बस। एक ये कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो आने वाली गवर्नमेंट होगी या जो भी कोलिशन गवर्नमेंट हो या फिर मैंडेटरी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, उसको ये अभी तक नहीं पता, मुझे नजर नहीं आ रहा है एटलीस्ट कि उनको ये पता हो कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर ये पता हो कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है तो उसके ऊपर तो स्ट्रैटेजी कितने की बनाई है कि जी ठीक है ये 4-5 बड़े बड़े एरियाज हैं ये जिनको हमने हैंडल करना है, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जिसमें बैंकिंग के मसले हैं, जिसमें एनर्जी के इश्यूज हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अपने खर्चे बहुत बड़े हैं। ये कैसे हैंडल होगा, टैक्सेस कहाँ लगाने हैं, उन टैक्सेस कैसे कलेक्ट करना है, सूबों के साथ कैसे अपना रिलेशन बेहतर करना है ताकि सूबों को ज़्यादा एम्पावर किया जाए और सूबों से आगे जो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। ये जो रिफॉर्म्स है ना, हमें ये नजर नहीं आ रहा मुझे कोई बात भी करता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसकी कोई स्ट्रैटेजी बना के बात करी। मुझे इस चीज़ का डर है। IMF ने उसको काम करके दे दिया है, अब ये हमें सवाल करना चाहिए किसी के पास स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है कि 6 महीने बाद या 9 महीने बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो फौरन से उसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे पास इस वक्त जो है वो इतने फंड्स भी नहीं है कि हम कंटिन्यू कर सकें 9 महीने से आगे। अच्छा जमीन खुर्रम साहब, इस पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तो क्या आपको लगता है इसका सोर्स यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ 3-4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का सोचती है? करंट गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि अगले महीने इक़्तिदार हमने सौंप देना है इंटरिम गवर्नमेंट को,
तो इसीलिए इस सूरत हाल के अंदर वो लॉन्ग टर्म विजन कैसे लेकर आएंगे जब उनकी अपनी जॉब जो है वो इनसिक्योर है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो है ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे आप कहते हैं जी सियासी अदम इस्तेहकाम। इसी से फिर जो चीज़ निकल के आती है वो होती है जो मैशत की आपकी पॉलिसी होती है या मैशत के अंदर जो एक ठहराव होता है, एक सर्टेनिटी होती है, जिसको इन्वेस्टर ये देखता है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेक होल्डर जिसके साथ मैं डील करने जा रहा हूँ वो एटलीस्ट सेम रहेंगे, और उसके नीचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहे, चाहे वो फाइनेंस हो, कमर्स हो, प्राइवेटाइजेशन हो, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआर हो, स्टेट बैंक हो, एसएससी हो, इनमें जो लोग बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं और वो फिर कंटिन्यू भी कर रहे हैं और एम्पावर्ड भी हैं। और हमारे पास जो एक होता है कि आप वन विंडो ऑपरेशन जो अभी SISC जो है वो लॉन्च किया गया है कि जी एक वन विंडो ऑपरेशन, उसकी जरूरत बहुत थी। प्रॉब्लम ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और इसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ किस तरह से उसको वर्ड ऑफ माउथ में कन्वर्ट किया जाए। जो कि इन्वेस्टर यहाँ पैसे लेके लगाएगा, ये लोकल है या बाहर वाला है, जो वर्ड ऑफ माउथ को पॉजिटिवली आगे जो है वो बात करके उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें। ये अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, प्लान क्या है। तो प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले पॉलिटिकली जो है हम स्टेबल हो जाए, उसके बाद पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं। तीसरी चीज ये कि उसी कंसिस्टेंसी को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम वैल्यू में, मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए, महंगाई कम करके, ग्रोथ बढ़ा के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, स्टेबिलिटी ला के मैसेज सब कुछ हो सकता है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हमें कमिटमेंट की जरूरत है और एक मरतबा एक प्लान की जरूरत है, रियलाइज करने की कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। खुर्म शहजाद साहब, क्या उसका आगाज़ हो रहा है? चाहे IMF के कहने पर ही सही कहा जा रहा है कि जी अब बिजली 6 रुपये महंगी की जाएगी क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में सस्ती बिजली पैदा करनी है, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक जनाब आपने ये सर्कुलर डेट है इसको भी कम करना है। लेकिन ये जो चीनी हम देख रहे हैं अब 150 रुपये किलो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो गई, आटा महंगा तरीन हो गया, ये कब तक रहेगा? देखिए, ये मुझे लगता है जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं तो इनिशियली चाहे 9 महीने हो, चाहे फिर आगे 2-3 साल का प्रोग्राम हो, उस इन सब में आपको महंगाई बहुत नीचे शायद ना मिले। उसकी वजह यह है कि 2 बड़े प्रॉब्लम थे। एक यही कि आपको खर्चे बहुत जल्दी कम करने और खर्चे की वजह से महंगाई में इजाफा होता है गवर्नमेंट के खर्चों की वजह से। क्योंकि करती क्या है गवर्नमेंट, अभी भी आप देख लें कोई भी गवर्नमेंट आती है वो करती है कि वो बजट जब बनाती है तो बजट ज़्यादातर जो माइंडसेट होता है वो पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक कम होता है। इस मतलब भी फ्रैंकली स्पीकिंग जो बजट बना इसके अंदर टैक्सेस वहाँ नहीं लगाए गए जहाँ टैक्सेस लगा देनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, हम बात करते हैं प्रोफेशनल की, लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, रिटेल एंड होलसेल की। ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस को लगना चाहिए। तो और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज है, SME सेक्टर है, उनके जो टैक्सेस हैं वो 30% से उठ के 70-70% तक जा रहे हैं इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट टर्म। तो ये टैक्सेस का कम करना। दूसरी तरफ देखिए खर्चे कितने बढ़े, आपका सर्कुलर डेट जो है 4 ट्रिलियन पे खड़ा है गैस और बिजली का मिला के। ये तो स्टॉक की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेटल करना है आपको 4 खरब रुपया। इसके साथ हर साल फिर आपके 500 से 800 अरब रुपये ऐड भी हो रहा है सर्कुलर डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काम ही नहीं करती ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। जनरेशन पे बहुत ज्यादा काम हुआ कि हम बिजली बना सकते हैं लेकिन पहुंचा नहीं सकते। उस पहुंचाने पे आपको जो है ना वो लॉस होता है 500 से 800 अरब रुपये साल का। फिर आपकी पेंशन के मसले हैं, 1.3 ट्रिलियन रुपीज की पेंशन है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे और गवर्नमेंट भी करे। तीसरी बड़ी जो है प्रॉब्लम है वो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है जो 500 से 800 अरब रुपये हर साल खा जाती है। उनकी कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, उनको कोई बेस बेहतरीन बोर्ड नहीं मिले हुए, बेहतरीन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज दी। चौथा बड़ा मसला ये है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट खुद है वो इतनी बड़ी 4 मिलियन लोगों को लेकर चल रही है। उन 4 मिलियन लोगों के आप देखें कि अभी 35% आपने इंक्रीज किया है सैलरी और 25% आपने जो है वो डिफरेंट ग्रेड को किया। 25 से 35% जो सैलरी इंक्रीज है तो किसके आपको पता है किसकी सपोर्ट से किया है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की सपोर्ट से किया है। उनके विचारों के 2.5% आपने ऐड कर दिया है। 2 लाख के ऊपर जो कमा रहे हैं मंथली आपने 2.5% और टैक्स डाल दिया है। तो मतलब ये कि एक तरफ आप जो है वो टैक्स बढ़ा रहे हैं और उन पर नहीं बढ़ा रहे, बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो अपनी सैलरीज फंड कर रहे हैं आप, इनएफिशिएंसी जो फंड कर रहे हैं वो डेट से कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त अगर आप टैक्सेस में से जो आपकी प्रोविंशियल एडजस्टमेंट है उसको हटा दें, नेट जो फंड टैक्सेस हैं उसमें से अगर आप देखें कि डेट सर्विसेज कितनी है, यानी कि आपने कर्जों की अदायगियां कितनी करनी है, वो मैं माइनस कर दूं ना तो आप एक्चुअली नेगेटिव में करें। और आप ये कह रहे हैं
कि बच्चों आप जितना आपको उड़ाना है पैसे उड़ा लें, मैं आपकी सैलरी में इजाफा करता हूँ 35%, 25%, मैं ये सारा फंड कर दूंगा कर्जों से आराम। तो इस तरह गवर्नमेंट को चल सकती है, तो कंट्री चल सकता है, नहीं चल सकता ना। तो ये सब चीजें नहीं होगी तो आपकी महंगाई में कमी नहीं आएगी। ये फंडामेंटल इश्यू है, इनको ठीक करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, जिस तरह से आपने ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात की है, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ब्यूरोक्रेसी को लेके उसका विजन जो है आपको लगता है आउटडेटेड है? क्योंकि दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो हमने देखा श्रिंक कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट से भी बात करें तो हर किसी को CSS करने का ऑब्सेशन है। हर कोई ये कहता है कि मैं सरकारी अफसर बनूँ, और उसकी वजह वही कॉलोनियल हैंगओवर है कि नीली बत्ती लगी होगी गाड़ी के ऊपर, पर्क्स मिलेंगी। तो आपको लगता है कि हमें ब्यूरोक्रेसी को लेकर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि अब इस स्टेज के ऊपर स्टेट के लिए इतनी यूटिलिटी नहीं बची इन चीज़ों की? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि स्पेशलाइजेशन का हमें जो है माइंडसेट लेकर आना है। हमें वो स्पेशलाइजेशन का जो है वो पर्सपेक्टिव लेकर आना है। अब जनरलाइजेशन का जमाना नहीं है कि हर कोई बंदा सब काम कर लेगा। हमारा ये था 90s में कि इसमें बहुत बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, बहुत अच्छे निकले हैं, और आज भी वो उनकी एक जो है जनरेशन थोड़ी बाकी है जो ऐसा ऐसा रिटायर हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वो जो हमारा जो करिकुलम था CSS का कह लें या जो भी हमारा सिविल सर्विसेज का करिकुलम है, मुझे लगता है वो उस स्टेज से अपडेट नहीं हुआ जैसे पूरी दुनिया एक जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, डीप लर्निंग की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें ये है कि गवर्नमेंट एक सेल्फ बिजनेसमैन नहीं हो सकती, वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और उसके साथ जो उसके लोग होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, जो हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट और लोगों के बीच में, कि ब्यूरोक्रेसी उसको लेके चलती है, उसको इंश्योर करती है और उसमें एफिशिएंसी लेकर आती है। और वो कैसे होती है? जब सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट साथ रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेंगे, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट को लीन होना चाहिए। जितना कम गवर्नमेंट अपना साइज करेगी उतना ज्यादा जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसकी सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, उतना ज्यादा वो प्राइवेट सेक्टर को लीड करेगी, उतना ज्यादा ओवरऑल इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी। सर, जो आपने खुर्रम साहब बात की जी स्टेट एंटरप्राइजेज की, क्या अब उस तरफ सफर शुरू हुआ है? सिविल एविएशन अथॉरिटी ये कह रही है कि जी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का अमल शुरू हो चुका है, हम पाकिस्तान के पुराने सफारत खाना उसकी नीलामी का सुन रहे हैं। क्या ये सब काफ़ी है, ये एक डायरेक्शन है? क्योंकि बहुत से अभी तो बापडा का सुनते हैं, रेलवे है, स्टील मिल है, ये PIA है, अभी तो बहुत कुछ है। नहीं, मुझे लगता है पॉलिटिकल विल जो है वो जब तक नहीं आएगी आप उनको जो है ना ठीक कर सकते हैं ना ठीक करके बेच सकते हैं। पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो आपने नाम लिए ना, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सुइज हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, ये सारे इसमें बहुत ज्यादा जो ना पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है। आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है वो प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, और वही गवर्नमेंट अगर निकल के जो है अपोजिशन में जाती है तो वो प्राइवेटाइजेशन बुरा भला कहती है। यही बात IMF की भी है कि जो होते हैं वो तारीफ करते हैं IMF की, जो नहीं होते वो कहते हैं कि IMF बुरा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें पॉलिटिकल विल है, उसमें कंसेंसस होना चाहिए कि देखें कि 3-4 चीजें हैं जिस पर कंसेंसस हो जाना चाहिए, जो कि उसको स्टाफ होता है लेकिन होना चाहिए। एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, सैनिटेशन है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके अंदर ये प्राइवेटाइजेशन है कि आप जो है ना जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अगर आप नहीं चला सकते, और एब्सोल्युटली ये तो एक तो होता ना कि नहीं चला सकते। दुनिया में एग्जाम्पल अगर आप नेक्स्ट डोर एग्जाम्पल देख लें, सबसे बड़ी जो उनकी एयरलाइन थी वो प्राइवेट सेक्टर ने खरीदी, और आज इतना बड़ा वो उन्होंने ऑर्डर दिया है 100 जो है वो जम्बूज का, जो अमेरिकन इकोनॉमी को जो उन्होंने अफेक्ट कर दिया है, उनको जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आया, $100 बिलियन का जो ऑर्डर लेकर आया, और वो इंडिया में जो है उसी को टर्न आउट करना। तो ये प्राइवेट सेक्टर का ये काम है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एटलीस्ट जब ये हालात हो, जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, तो आप उनके बोझ को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके लॉसेस को, इनको बेहतर करें, ताकि जिस दिन आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ आए, थोड़ा सा टर्न अराउंड आए, आप इन्वेस्टर को इन्वाइट करें, कहेंगे जी ये है हमारे इदारे, बेयर मिनिमम लेवल पे हमने इनको ठीक कर दिए, अब आप इनको आए और उठा के चलाएं, और 25% दे दें, आप 25% दें और 75% अपने पास रखें, और मैनेजमेंट दे दें उनको। आप ये देखिए ये तरीका है। और फिर वो जब उसको टर्न अराउंड कर लें 2 साल में, 3 साल में कंप्लीट पावर के साथ, आप रिमेनिंग 75% उनके साथ उनको बेचें, और उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए सारे हल मौजूद हैं, पॉलिटिकल विल नहीं होगी ना तो कोई काम नहीं। खुर्रम साहब, इस पे जिस तरह से आपने कहा गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए बिजनेस से, ये वो जो सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स हैं वो तो डिफाई करती हैं इसको, और जो भी उसके हक में आर्ग्यूमेंट करता है वो ये कहते हैं कि ये डेलिबरेटली पहले एक शॉक क्रिएट करते हैं, इदारे फेल होते हैं, और फिर कहते हैं आप बेच दो उनको, और इससे वेलफेयर मुतासर होती है, जॉब सिक्योरिटी मुतासर होती है। कोविड के अंदर हमने देखा कि जहाँ पर माइक्रो गवर्नमेंट्स थी
जहाँ गवर्नमेंट्स श्रिंक कर चुकी थी वहाँ पे बहुत मसाइल का सामना रहा स्टेट्स को। तो इस आर्गूमेंट का क्या करें, जैसे ही आप एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं एहतजाज शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल गलत आर्गूमेंट है ये। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज नहीं होते। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारा जो दूसरी गवर्नमेंट आई है वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज बन चुके हैं। इसकी वजह से पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। पॉलिटिकल जब एंगल आता है तो सारे इदारे मेरिट पर ही चलते, पॉलिटिकली जो अफेक्टेड होते हैं या पॉलिटिकल जो है बेसिस पे रन होते हैं। आप देख लेना आपके जितने इदारे हैं, आपके पास इस तक 205 से 206 इदारे मेरे ख्याल में, इसमें से आप देखें कि 80-85 इदारे आपके वो हैं जो आपके डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के अंडर है, फिर इनडायरेक्ट उनकी सब्सिडी है 85। और इसके अलावा कितने कमीशन बने हुए हैं, कितने ज्यादा आपकी जो है ना वो नॉन फॉर प्रॉफिट हैं। ये कहाँ चलाते हैं आप, कैसे चलाएंगे आप? और ऐसे ऐसे वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है जिसका कोई काम ही नहीं है, वो अपने पर्सनल काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं सारे, लेकिन यहाँ पे भी उनका जो है वो खाता खुला हो। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप जो पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज है उनको आप ब्यूरोज बना देंगे ना नौकरी के, क्योंकि आपका वोट बैंक वहाँ से जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइव होता है, तो फिर यही हाल होगा। कभी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मेरिट नहीं होगा, चढ़ाई नहीं जाएंगे, ना सर्विस डिलीवरी होगी। तो आपके सामने तो बहुत सीधी एग्जाम्पल है। आपने बैंक प्राइवेटाइज किए, आपने और बहुत सारी कंपनी प्राइवेटाइज की। आज जो देखें ना, आज क्या है वो पहले क्या थी, तो इसका कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, और यही हमारा वे फॉरवर्ड है। मेरे ख्याल में इसको हमें बहुत जल्दी इस पर काम करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। मुझे ब्रेक लेनी है, न्यूज़ के बाद बात करेंगे कि ये हुकूमत तो सिर्फ कह रही है कि जी हम 1 महीने के लिए हैं, लेकिन इस 1 महीने में भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। अब तो कहा जा रहा है कि जी निगरान सेटअप में हमें उतना हिस्सा नहीं मिला। अब बहुत बड़ा सवाल है कि निगरान सेटअप फिर ये कहाँ का है कि जिसमें इनके अपने हिस्से हैं, जिसको ये मान रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी अगस्त में हम जा रहे हैं, अगस्त में हम जा रहे हैं, बस ये आखिरी महीना है और उसके बाद हम निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे हुकूमत को। एक तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बार बार शहबाज शरीफ साहब ये यकीन क्यों दिला रहे हैं कि वो जा रहे हैं, अगस्त में जा रहे हैं। कभी किसी जलसे में ऐलान कर रहे हैं, कभी किसी इनॉग्रेशन पर ऐलान कर रहे हैं, कौम से खिताब में भी। मगर ये जो निगरान हुकूमत है अभी तो एक बनेगी विफाक की सतह पर, सिंध में, बलूचिस्तान, लेकिन जो दो हम निगरान हुकूमतें काफ़ी महीनों से देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत शदीद लड़ाई हो गई है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो असल लड़ाई है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और अब टेलीविज़न पर बहस के दौरान ये हुआ कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP तीनों के लोग बैठ कर ये कह रहे हैं जी हमें तो 3-3 वजारतें मिली हैं निगरान सेटअप में खैबर पख्तूनख्वा में, और 10 जो है मौलाना की जमात ले गई। अब मुज़म्मिल सवाल ही पैदा होता है कि ये तो एक एडमिशन है कि ये निगरान सेटअप किसी तरह का निगरान नहीं है, कि न्यूट्रल सेटअप हो जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाना। जब आप एडमिट कर रही हैं तमाम जमातें कि ये हमारे वज़ीर है, तो ये तो अपनी अपनी जमातों के वज़ीर बैठे हुए और उस पर लड़ाई कि जी मुझे क्यों नहीं हिस्सा मिला, मुझे क्यों नहीं हिस्सा मिला, तो ये तो किसी तरह का निगरान सेटअप नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने तो वो अभी क्लिप जो है वो देखा नहीं, जिस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे तासुर यही मिलता है कि एक एडमिशन तो है इस बात का कि हमें जो है वो इख्तलाफ इसलिए है कि हमें उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। अब इसमें यह है कि हम सबको मालूम है कि निगरान हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी अनबाइस नहीं हुआ करती, और जब निगरान सेटअप आता है उससे आइडिया होता है कि अगले इलेक्शन में मामलात किस तरफ जाएंगे, इसीलिए उस पर लड़ाई भी बहुत होती है। और इसीलिए अब भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है उस पर इतनी लंबी डिबेट चली और मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती रहीं। तो असल जो मसला पीपल्स पार्टी ने, नैयर बुखारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब उनका ये कहना है कि जो भी गिला शिकवा है ये PDM आपस में करे, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो जब मौका आता है तो साइडलाइन हो जाते हैं और कभी कभी वो इत्तेहाद की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये गैर फितरी इत्तेहाद ही है, क्योंकि इत्तेहाद जो है वो नज़रियात की बेस पे हुआ करता है, मफाद की बेस पे नहीं होता। अगर पीपल्स पार्टी की, JUI की और PMLN की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ़ एक जो है वो इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद करें और उसके बाद आपके दरमियान इख्तलाफ ना हो। तो पावर शेयरिंग ही थी, और हो सकता है वो इम्प्लाई कर रहे हों कि हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे थे उतनी उनको नहीं मिली, या JUI डोमिनेट कर रही है, क्योंकि JUI से सब नाराज़ हैं, जितनी पार्टियां हैं KP के अंदर वो सब ये कह रही हैं। और वजूहात बता रही हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमें नहीं सुना जा रहा। अब लेवल चेक करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, फंड्स, ये काम नहीं हो रहे, तवज्जो उस तरह से नहीं दी जा रही, ये लड़ाई है। बिल्कुल, और मौलाना साहब हालांकि हम पहले सुनते रहे कि सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई डेवलपमेंट तो ख़ास नहीं हुई। फिर वो पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं थे,
तो उनके लिए तो विनर टेक्स ऑल वाली बात है कि बगैर पार्लियामान का हिस्सा बने, अगर उनको इतनी ताकत मिली है वहाँ पे, तो इससे बेहतर तो शायद कुछ नहीं है उनके लिए। आगे क्या आप देख रहे हैं? एक तो ये निगरान सेटअप तो शायद आ जाएगा, राजा रियाज साहब को तो हम डिस्कस ना ही करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी क्या लोगों को भी धोखा देना देखने वालों से, उनकी तो बीच में कोई सही नहीं है। अपोजिशन लीडर वो यकीनन होंगे जिस तरह का भी, उनसे तो किसी ने पूछना नहीं है। लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उनका इत्तेफाक होगा, या कोई और शख्सियत या कोई और हल्का नाम सजेस्ट करेगा और वही सबको मानना पड़ेगा? देखिए, केपी के अंदर अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रेगमेंटेड मुझे नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन के बाद सूरत हाल होगी। उसकी वजह यह है कि ANP के भी बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं क्लोज सर्कल्स के अंदर कि अगली हुकूमत हमारी होगी, जिसमें एमल वली खान साहब भी बड़े आपको एक्टिव दिखाई देते हैं, और उनका जो बयानात का एकदम झुकाव है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हुआ है। हैरान है सब के लेफ़्ट के पॉलिटिशियन हैं और इनको क्या हुआ है। और उसके अलावा अगर देखा जाए वहाँ पे JUI का, तो उनका भी पावर शेयरिंग में अच्छा खासा रोल आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो अभी से इंटरिम सेटअप में इतने पावरफुल हैं, तो उसके बाद क्या होगा। तो नज़र यही आता है कि वहाँ पे फ्रैगमेंट्स में और पार्ट्स एंड पोर्शंस के अंदर पावर जाएगी, किसी एक पार्टी की डोमिनेशन नहीं होगी। सही। अच्छा, निगरान सेटअप पर भी आएंगे, वज़ीर आज़म का नाम कौन देगा? सिद्दीक, आप ये बताएं कि ये जो अभी मैं हवाला दे रहा था जिसका ARY पर वसीम अदामी साहब के शो में बाकायदा उन्होंने माना है, 3 लोग बैठे और कह रहे हैं जी हमारे 3 वजीर हैं, मौलाना के 10 वजीर ले गए। ये किस किस्म का निगरान सेटअप है और क्या इसी तरह का निगरान सेटअप आगे भी आएगा? देखिए, पता तो पूरे पाकिस्तान को था, पता तो पूरे मीडिया को था, पता तो हर एक शख्स को था, हर एक फर्द को था। लेकिन कल जो वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में जिस तरह से एतराफ़ सामने आया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने इस तरह के निगरान सेटअप बनवाए हैं, जिन्होंने जमहूरियत के साथ ये घिनौना खेल खेला है, जो सो कॉल्ड जमहूरियत का नाम लेते हैं, इस शर्मनाक निज़ाम और इस बदबूदार निज़ाम को डिफेंड करते हैं, या इसके बेनिफिशरी भी हैं जो इसको चलते रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये चलता रहे, उन सब के मुँह पे तमाचा है। कल वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नंगे हुए हैं। नजर तो पहले भी सबको आ रहा था, लेकिन इन लोगों की अपनी तरफ से एतराफ़ करना कि हमारे इतने इतने वजीर हैं, मुझे बताए ना कि वो जो वहाँ के जिनका नाम भी मुझे तो नहीं पता कि इतने वो गैर अहम हैं पब्लिक के लिए और अवामी मामलात में, वो जो वहाँ के वज़ीर आला साहब हैं, निगरान वज़ीर आला, मुझे किसी ने कहा तहरीक इंसाफ से जब ये वज़ीर आला बने, निगरान वज़ीर आला, तो क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने भी मेरे इनका नाम दिया और ये भी मान गए, या पता नहीं किसके ने भी नाम दिया था, पेश थे आज़म खान साहब जी, निगरान आज़म खान साहब। तो बड़ा ना उन्होंने बड़ी तारीफ की, एक PTI की शख्सियत थी, उन्होंने कहा ये आप देखिएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए ना तो ये जो है ये कम अज़ कम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, इतनी जो है ना, अगर इतनी इंटेग्रिटी वाली शख्सियत होती, अगर इतनी जो है ना वो ईमानदार शख्सियत होती, तो ये मौलाना फजल रहमान और ये सारे उनके नाम पे इत्तफाक कैसे कर जाते? उनको तो कोई इतना ईमानदार शख्स कभी भी काबिल कबूल नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इसको, तो वही हुआ है। देख लें आप, कहाँ हैं वो? आप मुझे बताएं ना कि निगरान जो वज़ीर आला साहब हैं, उनको आप बताएं वो उनकी कोई किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन है इस ओहदे पर रहने की? कल जो कुछ हुआ है उसके बाद, कि जिस तरह से कल जो माना गया है कि हमने अपने अपने जो है वो वजीर लगवाए हैं, और जो वहाँ पे करप्शन की जो कहानियां सामने आ रही हैं, देखें अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो इस वक्त जो करप्शन खासतौर पे जो इल्जामात JUIF के वज़रा पे लग रहे हैं, चाहे वो वहाँ के निगरान हो, चाहे वो यहाँ पे वफाक में जिनके वज़रा हों, अगर कभी खुद पीपल्स पार्टी के एक वजीर ने कहा, उसने कहा कि हम तो वैसे ही बदनाम हैं कि हम बहुत करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन असल चीजें सामने आई, असल कहानियां सामने आई, उस दिन आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अगर ये मजहबी लोगों की ये किरदार है तो बाकी तो फिर छोड़ ही दें, जो मजहब का नाम नहीं लेते। अगर वो कुछ करते भी हैं तो चले ठीक है, वो मजहब का नाम तो नहीं लेते, लेकिन मजहब का नाम लेने वालों ने जितनी यहाँ पे करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, ये अपने पीपल्स पार्टी के वजीर कहते हैं इनके वज़रा के बारे में। और जिस तरह से यहाँ पे नौकरियां बेची गई हैं, जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल की गई है, जी ठेके और ये बिल्कुल भर्तियां, ये सब पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं। उसामा साहब एक सिर्फ वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मजहबी शख्सियत के बारे में खबर आई कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस रिलीज आई। ये वाक़या एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में सुनाया था। तो उन्होंने कहा गया कि वो बहुत बीमार हैं और उनके लिए दुआ करें, और बड़ी खौफनाक प्रेस रिलीज थी और उसमें यह भी लिखा गया था कि कोई राब्ता ना करे और बस सिर्फ दुआ करें। तो मैंने जैसे वो प्रेस रिलीज पढ़ी तो मैंने उस जमात की जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा क्या हुआ उनको? तो वो हंसे कहका लगा कर कहते यार नहीं कोई बीमार नहीं है। मैंने कहा यार वो प्रेस रिलीज पढ़ें तो इतनी खौफनाक लिखी हुई है कि अल्लाह ताला माफ करे कि पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि उनके पास जो वजारत है उस वजारत में आई हुई हैं सीटें आई हुई हैं, पता नहीं कितने हजार सीटें आई हुई हैं, और मसला ये है कि जब से ये सीटें अनाउंस हुई हैं
तो सब पूरे मुल्क से जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके मोतक़िद हैं, जो उनके साथ जिनका बड़ा तवील अरसे से रफाकत है, तल्लुक है, सब अपने अपने और अपने लोगों के वो सिफारिशें कर रहे हैं कि जनाब ये एक सीट हमें दे दें, एक सीट हमें दे दें। अब मसला ये है कि सीटें मुफ्त देनी नहीं है, सीटें तो बेचनी है। तो ये इसलिए ये प्रेस जारी किया गया है कि ताकि जब तक ये भर्तियों का सिलसिला चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कोई भी राब्ता ना करे, ताकि वो ना किसी की कॉल लें और ना किसी से मुलाकात करें। तो इसलिए ये प्रेस जारी किया गया। तो जहाँ पे ये हालात हो तो वहाँ पे फिर आप चले क्या अब हालात तो ये है, लेकिन इन हालात में निगरान सेटअप अब आना है। वो मुजम्मिल आप किस तरह का देख रहे हैं? निगरान वज़ीर आज़म सिंध में तो शायद पीपल्स पार्टी डोमिनेट करेगी, वो भी अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं जी वहाँ चेंज हो जाएगा, तरीके इंसाफ वहाँ से फारिग हो जाएगी। बलूचिस्तान में भी फैसला जिस तरह होता है वो हो जाएगा। तो क्या जो विफाक में है ये पार्टीज फैसला करेंगी या इनसे फैसला करवाया जाएगा? देखिए, उसमें तो मैं नहीं समझता कि पार्टीज़ जो हैं वो इजीली सरेंडर कर देंगी इतना बगैर कंटेस्ट किए। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये टग ऑफ वॉर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है मुख्तलिफ शख्सियात पे। अब उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कल गालिबन कहा है कि अब तक नाम डिसाइड नहीं हुआ, कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। तो ये आखिरी मोमेंट तक ये इसीलिए जा रहा है कि ये साबित इससे यही होता है ना कि आपकी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रही। दुबई में मीटिंग्स की आपने, सारी लीडरशिप वहाँ पर बैठी, उसके बाद आपने डिनाई किया कि कोई बात नहीं हुई, उसमें कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक वही चीज़ चल रही है। तो गैर यकीनी की सूरत हाल पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बेस्ड है, इसमें कोई काम जो है वो वक्त पे करने का कोई पाबंद नहीं है। और इसीलिए इतनी जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि ना इन्वेस्टर को पता होता है क्या होना है, ना मार्केट्स को कोई एतमाद होता है, ना IMF को पता होता है क्या होना है। और ये प्राइड लेते हैं इस बात पे कि 11th आवर पे जाके, आखिरी मोमेंट पे जाके हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। जो IMF के साथ हुआ है वो देख रहे ना, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद जनाब एक नया एग्रीमेंट आया, अभी 9 महीने के बाद आगे हम देखेंगे। अच्छा, वेरी क्विकली सिद्दीक ये बताएं कि इस बात में तो कोई अब दो राय नहीं रह गई, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, अगर से तारीख बड़ी अजीब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगस्त में तो हम जा रहे हैं, मगर आगे का नहीं बता रहे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी बड़ी गुस्से में है, वो कहते हैं जी इलेक्शन 12 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। अब नून लीग की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा, इनको उसमें क्या फ़ायदा है और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान है अगर इलेक्शन जाते हैं आगे? क्योंकि पहले भी 90 दिन से आगे मामला हमने देखा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में चला गया, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से इस तरह का कोई सवाल भी करें तो वो बड़ा गुस्से में आ जाते, कहते हैं ये तो आइन की सरीन खिलाफ वर्जी, आप सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये क्योंकि इनको पैगाम दिया गया था कि सामान अपना, जो कल भी आपको मैंने बताया था कि पैक करें, और 13 तारीख आपकी आखिरी तारीख है, और सोचना भी नहीं एक दिन भी आगे जाने की। ये जो तुम कहते फिर रहे हो ना कि 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें और असम्बली को एक्सटेंड कर दें, और हमारे ये मज़े, हमारे ये जो कुछ हमारे मुफ्त के जो खांचे लगे हुए हैं, जो आप कौमी खजाने को टीके लगा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर आपको और मुझे नज़र आ रहे हैं तो जिनके पास ऐसी इनके जिससे बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं, तो उनको तो उन हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। ये ऐसी उनके पास चीज़ें हैं कि उनको हर चीज़ पे उनकी नज़र है कि कितना इन्होंने माल कमाया और किस तरह से इन्होंने अपनी ज़ात के लिए कानून साजियाँ की हैं। तो इनको एक तो वाज़ेह मैसेज दिया गया कि सामान पैक करें और 13 आपका आखिरी दिन है, और कोई नाम भी ना ले असम्बली को एक्सटेंड करने की, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन जरूरी होने चाहिए, तो 90 दिन में तो पंजाब में भी होने चाहिए थे, 90 दिन में तो KPK में भी होने चाहिए थे, वहाँ पे फिर क्यों नहीं करवाए? ये सिर्फ मसला यह है कि पीपल्स पार्टी के किरदार से वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और वो उसके लिए बड़ा फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी की जो सियासी या मुआशी ज़िंदगी है उसका इन्हिसार सिंध की हुकूमत के ऊपर है। तो ये तो उसके बगैर एक दिन नहीं रह सकते। ये तो पता नहीं, ये तो कहेंगे कि 1 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए और दोबारा सिंध हुकूमत हमारे पास आ जाए। तो ये असल मामला ये है। अच्छा। क्योंकि एक और भी वजह है, देखें, पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि जनाब हमें मैक्सिमम अभी दोबारा सिंध ही मिलना है, और ये जो फजल रहमान साहब भी नाराज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि भाई आगे मुझे क्या देना है, क्योंकि अब तो आगे के मामला तय हो रहे हैं ना। देखें, अगली हुकूमत इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, अगली हुकूमत इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह से निगरान हुकूमतें बनी है, और वहाँ पे आपने सुन लिया है निगरान हुकूमत वो मान रहे हैं, मेरे इतने मिनिस्टर, वही चीज़ हो रही है कि भाई निगरान तो चलें ठीक है, हमने सब मिल बांट के खा लिया और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, अब हमें बताएं कि जी आगे क्या करना है, अगली हुकूमत में किसके। अभी आप अंदाजा लगाएं, वो अब मैं वो तो नहीं कहूँगा कि गांव बसा नहीं और कौन पहले आ गए, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन हुआ नहीं है
और वजारतों पे लड़ाई हो रही है कि आगे वज़ीर आज़म के नाम पर लड़ाई हो रही है कि जी अब ये कहा जा रहा है कि नहीं बिलावल पीछे हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, मियां जबीर लतीफ़ साहब जैसे साहब कह रहे हैं कि जी वो कुछ हल्के जो हैं अब वो नवाज शरीफ साहब को ही चाहते हैं। वो तो अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लगी हैं, पता नहीं प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अभी से कह रहे हैं कि नहीं हमारे नाम पर इत्तेफाक हो गया है, नहीं जी हमारे नाम, हमारा बंदा जो है उस पर हाथ रख दिया गया, हमारा बंदा है उस पर हाथ रख दिया गया है। ये खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। मैं मियां जबीर लतीफ़ साहब का हवाला दे रहा हूँ। तो मुज़म्मिल एक बात मुझे और याद आ रही है, आपने जिस तरह से बड़ी तनकीद भी की थी कि जी असम्बलियाँ जिस तरह तहलील की और आप कहते रहे कि ये ना करें, नहीं होना चाहिए, आपका एक सोच एक ख्याल, लेकिन उसी तरह आपने तनकीद की थी कि 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन नहीं आपने किए, आइन की खिलाफ वर्जी की, तो अब हालात ऐसे होंगे कि वो शायद किसी कंट्रोल में ना रहे, और वो हुआ। आज तक हो रहा है और पता नहीं कब तक ये होता रहेगा, उसका इफेक्ट अब है ना। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। तो ये अब क्या एक दफ़ा गलती कर दी है वो जो आइन से हम बाहर चले गए, तो उसके बाद अब ये आगे ख़तरात पैदा हो गए हैं, और शायद अगर केयर टेकर सेटअप लंबा होता है तो अखलाकी जवाब फिर हम में से किसी के पास नहीं होगा कहने का कि जी ओहो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। देखें ये तो बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर, इसमें रूल ऑफ लॉ में कोई वजह ही है ना कि पाकिस्तान 130वें नंबर पे आता है आउट ऑफ 136 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, 7th वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि आप अगर किसी भी पॉलिटिकल सेटअप की हिस्ट्री देखें, मतलब पहले 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म आ जाते हैं पाकिस्तान में। अयूब खान साहब 8 घंटे के वज़ीर आज़म बनते हैं जो कि मार्शल लॉ लगा कर आए थे। इसके साथ साथ मुशर्रफ साहब LFO ले आते हैं, कोई PCO लेके आ रहा है, कोई PPO लेके आ रहा है, अयूब खान साहब लेकर आए थे, अखबारों के पहले सफ़े काले कर दिए। आज तक यही होता आ रहा है और पहले भी यही होता आया है। तो ये एक बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर के लॉ का इतलाक़ जो है वो फेस देख कर होता है, केस नहीं देखते उसके अंदर। तो इसी तरह ये जो सारा मामला है कि 3 महीने में इलेक्शन की बात हो या इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात हो, ये बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज़ जिसको हम ओवर रेट करते हैं कि फ़ैसला साज़ों की सारी प्लानिंग है और उन्हें सब पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब आइडिया, कुछ भी नहीं है। मैं जितने लोगों से जाकर मिलता हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं मालूम होता कि आगे क्या होना है। तो मियां जबीर सब कह रहे हैं जी हमारे ऊपर हाथ रख दिया गया है। वो भी यही बात कर रहे हैं ना, बिलावल से हमारी डील ये थी कि बिलावल अगली दफ़ा होगी, इसलिए हमने शहबाज के नाम पर माना। उनका मतलब भी यही है ना कि एक हल्का नवाज शरीफ को चाह रहा है, एक हल्का शहबाज शरीफ को चाह रहा है, तो वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कोई ओपिनियन है ही नहीं ओवरऑल। हर किसी का अपना जत्था, अपना ग्रोह, अपना ग्रुप है और वो अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर किसी भी तौर पर कोई ही मुल्क की जो है वो बेहतरी की बात तो नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी की प्रेवलेंस की बात है। अब देखिए ना, एक पार्टी के अंदर 3 उम्मीदवार हैं, मरीम नवाज साहिबा का नाम भी आता है, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी आता है और अब मियाँ साहब का नाम भी आना शुरू हो चुका है। तो इससे साबित यही होता है कि एक वॉर तो वो दूसरी पार्टीज़ के माबैन लड़ रहे हैं, एक अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान में इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये हर पार्टी में 2 ग्रोह हुआ करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो डोमिनेट करने की टसल में होते हैं। उसकी वजह क्या है? पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन नहीं होता। अच्छा, जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए होता है, बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं सब यहाँ पे। अच्छा, अब सिद्दीक ये क्या वजह है कि ये सब बड़े मुतमईन इस लिहाज से हैं कि तहरीक इंसाफ कहीं भी नहीं है, कि शायद वो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको लगता है कि अब वो तो बिल्कुल हमें आ रही तो जिम्मा ही नहीं रहा। अब तो ये भी खबर आई कि वज़ीर कानून ने कहा जी पाबंदी लगाने वाली जो बात थी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, वो अब एजेंडे पर नहीं है, अभी 1 महीना रह गया। अब ये भी बात थी कि अब इनको याद आया इंतखाबी इस्लाहात, 15 महीने क्या करते रहे, अब उस पर काम कर रहे थे। लेकिन ये क्या वजह है कि बजाय इसके कहने के जी इलेक्शन होंगे, लोग जिसको लाएंगे वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, वो या जिस पार्टी को लाएंगे, ये नहीं हो रहा। कह रहे जी हम पर हाथ रख दिया गया है, बिलावल जो है ना जी अब बारी उनकी है। नहीं जी, वो शहबाज शरीफ साहब, बिलावल पीछे हो गए, शहबाज शरीफ साहब बड़े पसंद आए, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये क्यों इस तरह के पैगाम ये देते हैं? बदनाम, मुझे तो लगता है कि ये बदनाम करने के लिए किया जाता है या प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है। देखें उसामा गाजी साहब, ये पाकिस्तान है और एजाज हसन साहब कहते हैं ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में के बारे में आप माजी के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। तो बात यह है कि जो पिछली हुकूमत थी जो 2018 में आई तहरीक इंसाफ की, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमेशा क्या बात कहते थे कि मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि उस वक्त जो इदारों में बैठी ताकतवर शख्सियात हैं वो मीडिया को ये बताती थी कि भाई 10 साल के लिए ये हैं और 10 साल आप इनको देंगे, 10 साल ये काम करेंगे तो जो तब्दीली आप देखना चाहते हैं वो आपको 2027 में जाके नजर आएगी। फिर क्या हुआ? फिर अक्टूबर में एक मामला हुआ और उसके बाद आज क्या है? कहा जाता है पॉजिटिव रहें, इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव रहें, थोड़ा टाइम दें, ये बातें होती थी जिस वक्त। ठीक है, और फिर ये हुआ कि चलें जी, फिर अक्टूबर हुआ, अक्टूबर 2021 होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ज़ाहिर है रिजीम चेंज हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्या नजर आता था? यही नजर आता था ना कि जब भी इलेक्शन होंगे, जैसे भी इलेक्शन होंगे, तहरीक इंसाफ के अलावा कुछ नहीं है जो अवाम में पॉपुलैरिटी है। उसके बाद 9 मई हुआ,
9 मई के बाद आज क्या बातें हो रही हैं। बल्कि आप ये देखें कि मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही थी, मैं एक प्रोग्राम उनका देख रहा था कि भाई ये तो सबको पता है कि हुकूमत कौन होगी, अपोजिशन कौन होगी, ये सवाल है। और वो खुद ये कह रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार पाकिस्तान में कैसे हालात बन गए हैं कि हुकूमत को सबको पता है कि हुकूमत में कौन होगा, कि ये पीडीएम होगी, ये 13-14 जमातें होंगी हुकूमत में, ठीक है। हाँ, किसी को कम हिस्सा मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत में तो सबको पता है कि कौन होगी। अपोजिशन कौन होगी, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में भी होगी या नहीं होगी। तो बात यह है कि बाकी शहबाज शरीफ साहब को आप देख रहे हैं, वो अभी से एज ए प्राइम मिनिस्टर अगले 5 साल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो बिहेव कर रहे हैं। आप देखें जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। गो के आखिरी एक बात कर दूं, गो के वसतुल्लाह खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब आजकल जिस तरह से आके ऐलान करते हैं ना कि $1 अरब फलां से आ गया, $2 अरब फलां से आ गया। उन्होंने कहा जैसे हमारे यहाँ शादियों के मौके पे वलीमे के बाहर वो एक बंदा रजिस्टर लेके बैठा होता है ना, और वो कहता है कि 1000 रुपये उसामा गाजी साहब की तरफ से, 2000 मुजम्मिल साहब की तरफ से, 3000 फलां की तरफ से, 1500 फलां की तरफ से। तो शहबाज शरीफ साहब का यही किरदार रह गया कि बस वो रोज आके ये बताते हैं कि $1 अरब फलां की तरफ से, $2 अरब फलां की तरफ। उनके तारीफ के अंदाज भी हैं। सुहेल राइट साहब हमारे बड़े सीनियर और कॉलम भी लिखते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी, वो कहते हैं जी असल मसला कबूलियत का है, मकबूलियत तो किसी की है लेकिन कबूलियत नहीं है। ये हर कोई अपनी कबूलियत की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है, और उन पर मुज़म्मिल जो अवाम है ना, जो जमहूरी एक कल्चर है, वो हम मिस करते चले जा रहे हैं। लास्ट मिनट देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कबूलियत का फिनोमेना पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तमाम पार्टीज़ का पहले से इल्म होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। 18 में भी यही सूरत हाल थी, अब भी अगर कहा जा रहा है तो वो भी इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, जिस एतबार से क्रॉस हो चुकी है, तो कबूलियत ख़त्म कर लिया आपने खुद। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है वो इन दी एंड माइंड ही चलता है। अगर आपने माइंड से बेहतर फैसले किए होते, असम्बलियाँ खुद ना डिज़ोल्व की होती और प्रोटेस्ट को के अंदाज में आप तशद्दुद को ना हवा देते, तो आज शायद सिस्टम के अंदर खड़े होते। कबूलियत किसकी है? 30 सेकंड्स। देखिए, उसमें तो यही लगता है जो करंट सेटअप है, इसी के ज़्यादा चेहरे दिखाई देंगे आपको। उसमें शहबाज शरीफ साहब फ्रंट रनर है या नवाज शरीफ साहब है, बिलावल है तो सभी नाम। अगर नून लीग अग्री कर गई पीपल्स पार्टी की टर्म्स पे, तो बिलावल साहब इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम आई थिंक। तेल जी ये देखें, मुज़म्मिल ने अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। ज़ाहिर है जो हालात हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसके बारे में हम एक साफ़ी तज्ज़िया रख सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है और इलेक्शंस किस तरह के होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।